सो ठीक है, मैंने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.4। 4.1 भी पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के ऊपर हो रहा था, एंड 4.4 वो भी पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के ऊपर ही था। 4.1 में क्या था कि हम सीधा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करते थे, और 4.4 में हम माइनस और कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़कर और उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे डिटर्मिनेंट्स, राइट। अंजन, एक्सरसाइज 2 कौन सा नहीं समझा मैं? अनम्यूट करके बता दो किसकी बात कर रहे हो। सर एनसीईआरटी वाला बोल रहे हैं, उसमें कुछ ही क्वेश्चन हो रहे थे। कुछ ही क्वेश्चन हो रहे थे? कहाँ पे, कौन सा वाला? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। 4.2 तो अभी मैंने मतलब बोला जितना हो सके ट्राई करने के लिए। 4.2 तो चलो मैंने अभी तक उतने अच्छे से, मैंने बस हल्का फुल्का ही पढ़ाया था, ठीक है। 4.1 और 4.4 में कोई दिक्कत है? देखो 4.1 तो ये रहा आपके सामने, इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और 4.4 आई थिंक ये वाला हो गया, ये हो गया एक्सरसाइज 4.4। इसमें कोई दिक्कत है क्या अंजान आपको? नो सर, 4.4 में। अच्छा, यहाँ पे बाकी लोग, किसी को कोई दिक्कत है? 4.1 4.4 कोई दिक्कत नहीं? इजी वाला पार्ट था, आई थिंक हम लोगों ने उसको ऑलरेडी अच्छे से कवर कर लिया था। चलिए, तो आज का टारगेट रहेगा क्या फिर? आज का फिर टारगेट रहेगा प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया था, मतलब अभी हमने देखा है डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप लोगों ने मेनली जो अभी डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट देखा, उसमें बड़े सिंपल सिंपल वैल्यूज है, राइट, जहां पे हम सीधा मल्टीप्लाई वगैरह करते काम हो जाता था। बट अब आपको क्वेश्चंस, अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का, आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा शुरू किया था, स्टिल एक बार दोबारा से बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये एक्चुअली में करता क्या है? सो ये हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने में डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्चुअली एक्सपैंडिंग इट, या फिर एक्सपैंडिंग करते भी हैं हम लोग तो बहुत देर बाद जाके करते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल मुश्किल कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 मार्क्स में आएगा भी, तो जनरली 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज दोनों को कोशिश करेंगे कवर करने का। प्रॉपर्टीज में ऐसा समझो गाइस कि आप को बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। इट्स लाइक ट्रिगोनोमेट्री जैसा ही कह सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या था, फॉर्मूलाज बहुत कम थे, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा था। यहाँ पे भी एक तरीके से आप जब क्वेश्चंस को देखोगे तो प्रॉपर्टीज बहुत गिने चुने 6-7 प्रॉपर्टीज है, उसमें भी 3-4 प्रॉपर्टीज में कुछ मेन चीज नहीं लगती, एक ही 2 प्रॉपर्टी है जो थोड़ा सा कह सकते हो कि यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमने मैट्रिसेस निकालने में जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए थे, तो वही सब प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आती हैं, बट मैट्रिक्स में वो एक अलग रिजल्ट लाती थी, यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट पे एक अलग इफेक्ट लाएगी, तो उस चीजों को ध्यान में रखना। तो शुरू करते हैं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये वाला स्लाइड है, पहला 3 प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। तो अगर हम किसी भी
मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उससे जो नया ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं रहता. नेक्स्ट, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, अगर कोई भी दो रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली. अगर हम किन्हीं दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं then the value of determinant is change in sign. सिर्फ साइन का चेंज होता है. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा रो 1 हो गया और ये हमारा रो 2 हो गया. तो बेसिकली हम यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया D1. अब आपने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे रो 2 आ गया और यहाँ पे रो 1 आ गया. तो खाली इस इंटरचेंज, देखिए रो 3 अभी भी वैसा ही है, रो 3 अभी भी वैसा ही है, तो उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया. तो इससे जब आप कैलकुलेट करोगे सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंज आएगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज आया है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अगर आपको थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो कहीं ना कहीं एलिमेंट्री ड्रॉ ऑपरेशन में भी हम लोग लगाते थे, किन्हीं दो रो को इंटरचेंज करते थे इनवर्स निकालने के टाइम पे. यहाँ पे अगर आप किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट सेम नहीं रहेगा, माइनस का साइन आएगा. थर्ड प्रॉपर्टी, लेट लैम्डा बी अ स्केलर देन lambda times of determinant A is obtained by multiplying any one row or any one column of determinant A by lambda. ये कह रहा है कि अगर हम कोई एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एक मैट्रिक्स का और अगर हम उस डिटर्मिनेंट को लैम्डा टाइम्स करते हैं, मतलब मान लो कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया था 5, ठीक है, एक मैट्रिक्स था 3x3 का मैट्रिक्स था, उसमें वैल्यूज थी, उसको कैलकुलेट करने के बाद उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 5. अब ये कह रहा है कि अगर हम उस 5 में लेट से 3 मल्टीप्लाई करते, एक स्केलर मल्टीप्लाई करें 3, तो 5 इंटू 3 तो 15 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा. अब उसके कारण मैट्रिक्स में क्या चेंज आएगा, उसके कारण जो आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किए थे जहां से 5 आया था, अब वो उसमें क्या चेंज होगा ताकि वो 15 बनेगा. तो ये कह रहा है कि उस केस में या तो कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम जो होगा उसके सारे एलिमेंट्स 3 गुना हो जाएंगे. ठीक है, या तो कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम, उसके सारे एलिमेंट्स 3 गुना हो जाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने जो दिखाया है कि दिस इज माई ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. अगर आप इसमें पहला रो में k मल्टीप्लाई किए हो, यहां अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इसका बस देख सकते हो कि रो 1 के जगह पे क्या है, यहाँ पे k टाइम्स ऑफ रो 1 है. ठीक है ना, k टाइम्स ऑफ रो 1 है. और जब हम k टाइम्स ऑफ रो 1 किए हैं तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा, k टाइम्स ऑफ द पुराना डिटर्मिनेंट होगा. तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू d दिया हुआ है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को e दिया हुआ है. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो e इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ d आएगा. कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, एनीवन, कोई प्रॉब्लम गाइस, एक बार बता दो. चलो कोई दिक्कत नहीं तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ. मान लीजिए ये इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है a. ठीक है ना, इसको कैलकुलेट किया है आपने, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू a है. देन और एक बी मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं,
अगर ए का डिटर्मिनेंट ये है और बी का डिटर्मिनेंट ये है, तो बी को ए के टर्म्स में लिखिए, बी को ए के टर्म्स में लिखिए। हो गया, ग्रेट। तो मैं देख सकता हूं कि चैट में निधि, अंजन, शिवम, आदर्श, आध्या, डन। आप लोगों के आंसर्स, आध्या ने आंसर नहीं भेजा है, बट हाँ बाकी सबने आंसर भेजा है, सबके आंसर सही है, बाकी सबके आंसर सही है, ठीक है। दिव्या बहुत जल्दी आ गए आप, बहुत जल्दी आ गए। रविशंकर अगेन गलत। अब इसको देखते हैं कि अगर हम, मैंने बहुत बड़ा सिंपल रखा था यार, मतलब अगर देखोगे तो ए से बी में अंतर क्या है। रविशंकर आपको ए के टर्म्स में आंसर लिखना था, ए से बी के तरफ जा रहे हो तो आप देखोगे कि रो 1 जो है वो इंटू 4 हुआ है, रो 1 इंटू 4 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर हम यहां जा रहे हैं तो रो 2 अगर देखेंगे तो -3 हो रहा है, इंटू ऑफ -3, राइट, मल्टीप्लाइड बाई -3। और अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस जो बी का वैल्यू होगा वो भी इतना गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी इतना गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलने वाला है 4 इंटू -3 इंटू 2, तो ये हो गया -24 टाइम्स ऑफ ए। तो आपका जो बी का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू के -24 टाइम्स होने वाला है, ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन। चलो अब इसको ट्राई करना। अगर ए का ए मैट्रिक्स एक दिया हुआ है और हमको फिर बोला है कि एक बी मैट्रिक्स है जो कि 7 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स है,
तो फिर बी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के टर्म्स में आपको लिखना है, ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स के टर्म्स में आपको लिखना है। अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। निधि कैलकुलेशन में गलती कर दी हो थोड़ी सी। हाँ अब ठीक है। आदर्श क्वेश्चन तो सामने लिखा हुआ है कि अगर हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं ना तो ए मैट्रिक्स के टर्म्स में वो क्या होगा, ए मैट्रिक्स के टर्म्स में क्या होगा। राघवेंद्र ने भी सही बोल दिया, शिवम ने भी सही बोल दिया, रविशंकर, रिया, दिव्या, ट्राई टू पार्टिसिपेट यार। आनंद कुमार, अभी तक 3 लोगों ने आंसर दिया है। त्रिपुरारी क्या होगा ये, जो नया मैट्रिक्स है वो 7 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, 7 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो अगर हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के रेस्पेक्ट में कितना गुना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तिवारी सही है, ओके। अभी तक सिर्फ 4 लोगों के आंसर्स आए हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर बात करें हम तो b इज इक्वल टू 7a का ये मतलब क्या हुआ, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर ना, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। हम किसी भी स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रविशंकर एक बार अनम्यूट करके जल्दी बताना तो। मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हरी अप बताओ रवि। क्या सर? अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में क्या इफेक्ट पड़ता है। सर कुछ उसका कोई एक रो या कॉलम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैट्रिक्स की बात हो रही है, डिटर्मिनेंट की बात नहीं हो रही है। अच्छा सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास कहने के लिए जो नया मैट्रिक्स आएगा उसके सारे एलिमेंट जो होंगे वो ए मैट्रिक्स के 7 टाइम्स होंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये वाला लाइन है, ठीक है ना, ये वाला लाइन है। तो ये डिटर्मिनेंट नहीं लिखा हुआ है, ये इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है किसके टर्म्स में, ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आपसे क्वेश्चन किसके टर्म्स में पूछा गया है, तो आपसे क्वेश्चन उसके डिटर्मिनेंट के टर्म्स में पूछा गया है। तो अब अगर हम बी के डिटर्मिनेंट की बात करेगा इस, अगर हम, हाँ निधि बताओ। सर वो गलती से हो गया था। अच्छा, तो अब बी के डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे क्या होगा कि हम अगर जो मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी होता था कि अगर हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना, सारे रो कह सकते हो कि सारे रो जो होते हैं या सारे कॉलम जो होते हैं वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जबकि बात करें डिटर्मिनेंट में तो डिटर्मिनेंट में जब कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जब कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे मैट्रिक्स में या जिसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे उसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स उतना टाइम्स हो जाते हैं, कोई एक रो या कोई एक कॉलम उतना टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे होंगे और हमको बोला गया है कि ए के डिटर्मिनेंट के रिस्पेक्ट में लिखना है तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि रो 1 में, रो 1 से 7 बाहर निकाल लेते हैं, रो 2 से 7 बाहर निकाल लेते हैं, रो 3 से 7 बाहर निकाल लेते हैं। तो जो हर एक रो में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैंने बाहर निकाल लिया।
तो अब मेरे पास क्या बचा होगा, अब मेरे पास सिंपली ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट बचा होगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया मेरा 7 का क्यूब विच इज इक्वल टू 343 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो बिना कैलकुलेट किए हुए हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा बी का डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 343 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज तो कहीं ना कहीं हमने थोड़ा लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब पहला प्रॉपर्टी है a इंटू बी का डिटर्मिनेंट। अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो दैट विल बी इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, दैट विल बी इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, निधि वो अभी उसने ज्वाइन ही नहीं किया जब वो, अच्छा ये आई, ठीक है। अब अच्छा, इसके बेसिस पे अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ना, क्वेश्चन दिया था जो b इज इक्वल टू ए के टर्म्स में लिखना है, तो वो ये वाला प्रॉपर्टी हो गया। बिकॉज यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, a को लैम्डा टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को लैम्डा टाइम से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट a, वेयर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आप समझ सकते हो कि हमारे वहां पे पिछले वाले में 7 3 बार कॉमन निकल कर आया था, पिछले वाले में 7 जो है वो 3 बार कॉमन निकल कर आया था, क्योंकि वो एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था। अगर ये 10 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो 7 जो है वो 10 बार कॉमन निकलता, 7 जो है वो 10 बार कॉमन निकलता। यही चीज प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है। अच्छा, फिर बात करते हैं 4 का। गाइस 4 में क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर हम a का स्क्वायर का वैल्यू बताएं तो इसको राइट इन टर्म्स ऑफ a क्या होगा? अगर मैं आपसे a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट पूछूं कि उसको a डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा उसका वैल्यू? ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के बेसिस पे बताओ। सिर्फ डिटर्मिनेंट a के फॉर्म में बताना है आद्या। यस निधि, आनंद ठीक है। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि a और b दोनों को ये मान लो, ये जो यहाँ पे जो मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a लिख सकता हूं, या उससे पहले अगर मैं बात करूं तो इट्स लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए, वही ना a स्क्वायर होता है। तो मैं अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि a की जगह भी a है और b की जगह भी a है। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जाएगा। तो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a, एंड डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a कितना हो जाएगा? तो दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी क्या सीखे हो कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हो और फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया गया था उसका स्क्वायर कर दो, वहीं से आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? बिकॉज अगर आप इसको देखोगे तो इसका मतलब क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का स्क्वायर किया गया है और फिर डिटर्मिनेंट लिया गया है। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर किया गया है एंड दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, दोनों इक्वल होंगे। आनंद पूछ रहा है, आनंद कुमार ये 2a नहीं होगा, ठीक है। आनंद राज पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड और इक्वल टू 0, इट इज पॉसिबल? यस आनंद, क्योंकि अब ये स्क्वायर हो गया ना, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, a skew symmetric matrix of odd order has determinant value 0। इसका प्रूफ मैं थोड़ी देर बात करूंगा, ठीक है, इसका प्रूफ मैं थोड़ी देर बात करूंगा। ये थोड़ी देर में इसको करता हूं।
Property number 7, if a determinant has all the zeros in any row or column then its value is 0. Actually property number 6 अभी बोलूं तो थोड़ा सा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ये आपको आपके एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, तो मैं चाहता हूं कि पहले एक बार ऑर्डर वाइज बोर्ड वाले को खत्म कर लिया जाए फिर इस पे आएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रहा है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो उस केस में उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा। दैट इज वेरी सिंपल, बिकॉज अगर हम यहाँ पे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, अगर आप यहाँ पे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हो तो रो 1 में जीरो है, अब जीरो इंटू आप ये करोगे लेट्स से b2c3 माइनस b3c2, कोई फायदा है? क्योंकि आगे ऑलरेडी जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर कोई लेना देना नहीं। सेम अगर माइनस जीरो फिर से वो कुछ मतलब नहीं बनेगा, फिर से प्लस जीरो इंटू समथिंग अगेन मतलब नहीं बनेगा, लास्ट में इन सबका वैल्यू क्या होने वाला है? जीरो ही होने वाला है। तो अगर आपको दिखता है कि कहीं पे भी एक रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वहां पे जीरो लगा सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी नंबर 8, अब यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना है अभी। इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बराबर है या प्रोपोर्शनल है तो उस केस में उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे रो 1 और यहां पे भी रो 1 है, तो उस ये कह रहा है कि इस हिसाब से इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। क्या कोई बता सकता है रीजन क्या होगा? कोई बता सकता है कि जीरो क्यों हो जाएगा एक बार में? हाँ आनंद बोलो। सर A1 के अलोंग डिटर्मिनेंट जोड़ेंगे रो 1 के अलोंग, और फिर नीचे से में भी स्टार्टिंग में A1 पहले कॉलम के अलोंग जोड़ेंगे, तो ऊपर फर्स्ट कॉलम में A1 है, उसके नीचे भी A1 है, तो पहला वाला पॉजिटिव के साथ खुलता है और दूसरा वाला निगेटिव के साथ खुलता है, तो ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद सबसे नीचे A3 है, तो A3 में ऊपर B1 C1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो B1 C1 माइनस B1 C1 दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। नहीं मतलब सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पे आपने एक पकड़ी है कि अगर हम इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मान लेते हैं लैम्डा, राइट? रो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मान लेते हैं लैम्डा। अगर आप इसको सेम चीज को रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हो, सेम चीज को गाइस अगर हम रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो आप ध्यान से देखो सब कुछ सेम रहेगा, माइनर सेम रहेगा। रो 1 में भी यस और नो, ध्यान से देखना, रो 1 में जो भी एलिमेंट्स के माइनर आए हैं रो 2 में उन्हीं एलिमेंट्स के माइनर वही रहने वाले हैं, राइट? अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो जैसे कि A1 की बात करें तो पहले हम A1 के रोज और कॉलम्स को हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? B1C3 माइनस B3C1, दिख रहा है? B1C3 माइनस B3C1, इसको सुनना। और अब अगर हम रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करके इस A1 की बात करते हैं और इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो अभी भी क्या हो रहा है? B1C3 माइनस B3C1। तो कहने के लिए दोनों एलिमेंट्स का माइनर दो, क्योंकि दोनों रो यहाँ पे है सेम, और अगर जब दोनों रो यहाँ पे सेम होते हैं तो उनके माइनस जो है वो भी सेम है, ठीक है? लेकिन क्योंकि एक है रो 1 और एक है रो 2, तो अगर हम इसके कोफैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा, राइट? बेस्ड ऑन -1 टू द पावर i प्लस j, -1 टू द पावर i प्लस j के बेसिस पे यहाँ पे ऊपर प्लस माइनस प्लस होगा, नीचे माइनस प्लस माइनस होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उस हिसाब से तो भाई रो 2 के अलोंग अगर हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे और तो हमको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी रो 1 के अलोंग किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट, ठीक है? ये हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट। एक काम करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट की जगह के लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग उसको तो प्रॉपर डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं ना। तो मान लो कि हमने रो 1 के अलोंग किया तो हमको मिला के, तो रो 2 के अलोंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा गाइस? डेफिनेटली हमको क्या मिलने वाला है? माइनस के मिलने वाला है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे
तो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दोनों ही डिटर्मिनेंट था, एक जगह से आया है वैल्यू के, एक जगह से वैल्यू आया माइनस के। उस हिसाब से अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया। एंड इफ 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वहां से 0 निकलकर आ गई। ठीक है, दिस इज वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ माइनस एंड कोफैक्टर्स ओनली। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो अनम्यूट करके इंस्टेंटली पूछे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 9 का, देखो एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में 6 ही प्रॉपर्टी है अगर हम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब उसमें क्या किया गया है कि आई थिंक शायद यहाँ पे जैसे कि ये 4 है, ये 5 और ये 6, ये 3 प्रॉपर्टीज को वहां पे लिखा हुआ नहीं है। ओके, property number 9 says that if each element of any row or column, अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट को सम ऑफ 2 टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उस केस में जो आपका डिटर्मिनेंट होगा ना, आप उसको भी 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। जैसे यहां ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे रो 1 में एलिमेंट है a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड। तो रो 1 के हर एलिमेंट को सम ऑफ 2 टर्म्स के फॉर्म में लिखा गया। बाकी रो 2 देखिए, रो 2 यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, रो 3 यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। बस अंतर क्या हुआ, जब हमने डिटर्मिनेंट में ब्रेक किया तो आप उधर न्यूमरेटर को अलग कर दिए हो। ठीक है ना, न्यूमरेटर को अलग कर दिए हो तो a1 इधर आ गया, x इधर आ गया, सिमिलरली b1 इधर आ गया, y इधर आ गया, c1 इधर आ गया, z इधर आ गया। अगर आप चाहते तो मान लो a1 y z रख सकते थे, यहाँ पे b1 की जगह y आ सकता था, c1 की जगह z आ सकता था। बस आपने क्या किया, एक ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिया, क्योंकि उस रो के एलिमेंट्स को आप सम ऑफ 2 टर्म्स के फॉर्म में लिख पा रहे थे। अगर जरूरत पड़े तो 3-4 में भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का उतना कुछ खास जरूरत नहीं पड़ता है, 1-2 क्वेश्चन इस पे देखेंगे, बट एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 10 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 10 इज लाइक एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोल सकते हो। तो द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज नॉट ऑल्टर्ड by adding to the elements of any row or column a constant multiple of the corresponding elements of any other row or column। जैसे गाइस हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में याद है प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हम 0 करने के लिए करते थे, तो वहां पे हम क्या करते थे, हम किसी भी रो को किसी दूसरे रो के मल्टीपल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। ये भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो किसी भी रो को किसी दूसरे रो के किसी मल्टीपल के साथ ऐड कर सकते हो और उससे आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, उससे आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। इसका पहले एक प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं क्योंकि ये तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो गाइस कि यहां पे हमने रखा है, मैं D2 के रेस्पेक्ट में ही लिख देता हूं। ठीक है, D1 तो आपको दिख रहा है। अगर आप D2 को देखोगे तो D2 को हमने क्या लिखा हुआ है, A1 प्लस MA2, B1 प्लस MB2, C1 प्लस MC2। और अगर हम नीचे की बात करें तो A3 प्लस NA1, B3 प्लस NB1 एंड C3 प्लस NC1। आप ऐसा सोचो कि मैं प्रॉपर्टी नंबर 10 में प्रॉपर्टी नंबर 9 का यूज कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 10 में प्रॉपर्टी नंबर 9 का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा और रो 1 को ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, रो 1 को ब्रेक कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्व करना गाइस, रो 1 को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे पास रहेगा A1, B1, C1, फिर हमारे पास रहेगा A2, B2, C2, और हमारे पास अभी फिलहाल इसको मैं ऐसे ही एज इट इज लिख देता हूं। ठीक है, रो 3, R3 का मतलब है रो 3, मैं पूरा रो 3 नहीं लिख रहा, मैं इसी रो 3 की बात कर रहा हूं अभी, इसी रो 3 की बात कर रहा हूं। और मैंने किसके अलोंग ब्रेक किया है, मैंने इसको ब्रेक किया है न्यूमरेटर के अलोंग। तो न्यूमरेटर का जो सेकेंड टर्म है MA2, फिर यहाँ पे आएगा MB2, फिर यहाँ पे आएगा MC2, नीचे क्या होने वाला है
A2 B2 C2 और यहाँ पे R3 विल रिमेन एज इट इज, अगेन ये वही R3 है। तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, ये प्रॉपर्टी कह रहा था कि इससे डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है जानते हो? क्योंकि ये वाला जो है इसका डिटर्मिनेंट होगा 0। क्यों इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा? क्योंकि आप ध्यान से इसके रो 1 और इसके रो 2 को ऑब्जर्व करो, इसके रो 1 और इसके रो 2 को ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है दे आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल दिख रहा है गाइस। ऊपर MA2 है नीचे A2 है, ऊपर MB2 है नीचे B2 है, ऊपर MC2 है नीचे C2 है। आप इसको अगर समझना भी है तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम इसको मान लेते फिलहाल के लिए X मैट्रिक्स, और अगर हम X मैट्रिक्स के सेकंड रो को M से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M इंटू एक्स। सेकेंड रो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा M इंटू एक्स। और अगर अब हम इसके एलिमेंट को देखें तो MA2 MB2 MC2, यहाँ पे भी आएगा MA2 MB2 MC2 और यहाँ पे रो 3 रहेगा। तो अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो एग्जैक्टली सेम है। और जब ऊपर हमने प्रॉपर्टी देखा था, प्रॉपर्टी नंबर 8, कि if a determinant has two rows or columns identical then its value is 0। अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होते हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी जब आप एक्चुअली में एक रो में, जब हमने A1 में सेकेंड रो का मल्टीपल ऐड किया और अगर हम उसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर देते हैं तो सेकेंड डिटर्मिनेंट जो होता ना उसकी वैल्यू 0 थी, सेकेंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 थी और पहला डिटर्मिनेंट आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम किसी रो में या किसी कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम के मल्टीपल को ऐड कर देते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, जैसे कि यहाँ पे D1 ये ओरिजिनल था, D2 में हमने रो 1 में भी चेंज किया, रो 3 में भी चेंज किया, तो इससे आपका D2 का वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू और D1 वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। दे आर गोइंग टू बी द सेम। आनंद देखो जरूरी मतलब सर प्रॉपर्टी नंबर 10 में जरूरी है कि दो रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। आनंद इट्स लाइक दैट प्रॉपर्टी, क्या कह सकते हो, जैसे अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन में देखते थे ना, अगर आप मान लो एक सिंपल सा केस लेता हूं, दो क्या तीन भी चलेगा। मान लीजिए गाइस कि एक डिटर्मिनेंट है A, ABC DEF GHI, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, जिसके कारण अब हमारे पास एक नया डिटर्मिनेंट आ रहा है। रो 2 में कोई चेंज नहीं तो उसको पहले एज इट इज लिख देते हैं। ऊपर अगर बात करें तो A प्लस D प्लस G होगा। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो B प्लस E प्लस F होगा। यहाँ पे बात करें तो B प्लस E प्लस H हो जाएगा। और अगर हम लास्ट वाले में बात करें तो C प्लस F प्लस I होगा। बताना तो B का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है? B का डिटर्मिनेंट आकाश इस एग्जांपल के हेल्प से बता रहा हूं। यहां पे हमने क्या किया, रो 1 में हमने रो 2 और रो 3 दोनों को ऐड किया। रो 2 का इंटू 1 किया है, रो 3 का भी इंटू 1 किया। चाहते तो रो 2 का कोई दूसरा मल्टीपल भी ले सकते थे, रो 3 का कोई दूसरा मल्टीपल भी ले सकते थे, ठीक है। अब एक बार आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसमें डिनोमिनेटर मैं रो 1 के अलोंग तीन नए नए मैट्रिसेस निकालता हूँ, रो 1 के अलोंग तीन नए मैट्रिसेस निकालता हूँ। पहला हो जाएगा मेरा ABC DEF GHI। तो मैंने पहला मैट्रिक्स कैसे किया है, इनको लेकर किया, ठीक है, ABC को लेकर किया। फिर दूसरा आ जाएगा मेरा DEF वाला, तो D प्लस E प्लस F।
तो अब हमने ये और ये लेकर ब्रेक कर दिया डिटर्मिनेंट। तो बचा क्या अब लास्ट वाले के लिए? लास्ट वाले के लिए मेरे पास बचा GHI। ठीक है, अब आप देखो कि मेरे पास ओरिजिनल था ये, फिर मैंने उससे एक नया डिटर्मिनेंट बनाया जिसमें रो 1 के एलिमेंट्स की जगह पे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 को ले आए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे यूज किया कौन सा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 9 यूज किया, जहां पे आप अगर कोई एक रो के एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म्स है तो उधर हम 2 डिटर्मिनेंट के सम में भी ब्रेक कर सकते थे। इसमें हमने क्या देखा कि रो 1 जो है वो 3 एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमने 3 डिटर्मिनेंट में किया। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9। अब आप ऑब्जर्व करो यहां पे किसका वैल्यू 0 होने वाला है? यहां पे किसका वैल्यू 0 होने वाला है? अगर ये 3 डिटर्मिनेंट देख रहे हो, चैट बॉक्स में बताओ क्या पहला का वैल्यू 0 होगा, या दूसरा का वैल्यू 0 होगा, या तीसरा का वैल्यू 0 होगा? वेरी गुड। शिवम ध्यान से देखो, शिवम एंड अंजन, सेकंड का भी होगा और थर्ड का भी होगा। आप कुछ लोग सिर्फ सेकंड लिख रहे हैं, कुछ लोग थर्ड लिख रहे हैं। ऐसा क्या है देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8 कह रहा है कि अगर एक डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम, या प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब है एक का मल्टीपल दूसरी जगह पे दिख रहा है, तो उस केस में उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये और ये सेम है, तो ये 0 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, यहां देखोगे तो ये और ये सेम है। ठीक है, ये और ये सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगेन प्रॉपर्टी नंबर 8। तो हमारे पास क्या बचा? और ये क्या था? ये तो मेरा डिटर्मिनेंट ए था, ये तो मेरा डिटर्मिनेंट ए था, देखिए ऊपर, राइट। तो फाइनली इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे ये कह सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो रहा था, दैट वाज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट, दैट वाज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यस यस दिव्या, क्योंकि हमने जो डिटर्मिनेंट को ब्रेक किया ना, वो रो 1 के एलिमेंट्स के एडिशन के बेसिस पे ब्रेक किया है, तो मेरा रो 2 और रो 3 कहीं भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इज दिस क्लियर गाइस? आया प्रॉपर्टी समझ में? ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 11 कह रहा है कि let A is a matrix, the sum of product of elements of any row with corresponding cofactors of any other row is 0। ये आपने एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने के टाइम पे देखा होगा कि अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के टाइम पे प्रोसेस क्या होता था? आपको बोला जाता था कि कोई भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड या सब ऐड करते रहिए। जैसे अगर हम रो 1 के अलोंग कर रहे हैं तो रो 1 का पहला एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरा एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस तीसरा एलिमेंट उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। अग्री करते हो? अब ये कह रहा है कि अगर आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हो, लेकिन रो 1 में कोई दूसरे रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 0। उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 0। ठीक है, दिव्या मैं समझा नहीं आपका ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन में क्या था, इसमें मैंने बोला कि ये एक ओरिजिनल मैट्रिक्स माना हमने ए। ठीक है, ये हमने एक ओरिजिनल मैट्रिक्स माना हुआ है ए। अब हम क्या करें, हम एक नया मैट्रिक्स बना रहे थे बी, और उसमें हमने क्या चेंज किया था? हमने रो 2 रो 3 को सेम रखा था, रो 1 के एलिमेंट्स में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 किया था, और फिर हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 9 का यूज किया, जो कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स एडिशन के फॉर्म में है तो आप अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक करके अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हो। तो वही हमने यहाँ पे किया। अब इसमें हमने देखा कि
ये हमारा 0 है, ये भी हमारा 0 है। जो पहला बच गया ग्रीन कलर वाला वो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही था। तो बेसिकली ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा जब भी कैलकुलेट किया जाएगा। आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी नंबर 11 कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर आप A11 को C21 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, मतलब फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को सेकेंड रो के पहले एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, प्लस A12 इंटू C12, फर्स्ट रो के दूसरे एलिमेंट को सेकेंड रो के दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, और अगर आप इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उस केस में क्या होगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज जो हम नॉर्मल आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, तो इट इज aij इंटू cij, aij इंटू cij, जहां पे i और j दोनों की वैल्यू 1 से शुरू होकर n तक जाती है। n इज द ऑर्डर, राइट, n इज द ऑर्डर, और ये हम किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के लिए पकड़ते हैं, एनी वन रो और एनी कॉलम। ठीक है, एनी रो और एनी कॉलम। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है, अब आते हैं लास्ट अब क्वेश्चन, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी कोई भी दो रोज को या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उसके कारण सिर्फ डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता। अब मॉड कह सकते हो कि न्यूमेरिक वैल्यू चेंज नहीं होता, बस साइन चेंज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर हम किसी भी रो को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो नया मैट्रिक्स बनता है उसका डिटर्मिनेंट भी उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, कोई एक रो। ठीक है, देन नेक्स्ट कह रहा है कि a इंटू बी, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट इंटू b का डिटर्मिनेंट। फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी कि अगर लैम्डा मल्टीप्लाई करो एक a में एक मैट्रिक्स में, और अगर हम लैम्डा को बाहर निकालते हैं तो लैम्डा टू द पावर n बन के बाहर निकलेगा, सिर्फ लैम्डा बाहर नहीं निकलेगा। अगेन ये कहने के लिए कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखा हुआ है, ये वाला कहने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर बेस्ड है। सिक्स वाला मैंने बोला थोड़ी बाद में बताऊंगा। सेवेंथ वाला कह रहा है कि अगर कोई भी रो 0 हो गया या कोई भी कॉलम 0 हो गया तो उस केस में उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पे 8 कह रहा है कि अगर कोई भी दो सेम है, कोई भी दो रो सेम है या कोई भी दो कॉलम सेम है तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। 9th कह रहा है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को कोई भी एलिमेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम का एलिमेंट्स जो है वो सम में ब्रेक किया हुआ है, 2 टर्म्स 3 टर्म, तो उस केस में आप अकॉर्डिंगली दो डिटर्मिनेंट या 3 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 10 कह रहा है कि अगर हम किसी रो में या किसी कॉलम में किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के मल्टीपल को ऐड कर रहे हैं तो उससे मेरे पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। उसका प्रूफ नीचे दिखा चुका हूं। प्रॉपर्टी नंबर 11 कह रहा है कि अगर आप किसी भी रो जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, चलिए, तो बेस्ड ऑन दिस ट्राई करो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई थिंक ये मैंने स्लाइड में भी डाला था जब लास्ट टाइम आपको दिया था। ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करना। अब जैसे मेरे को यहाँ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है गाइस, एक ऑप्शन तो है कि एक्सपेंशन कर दो। एक्सपेंशन करूंगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, एक्सपेंशन करूंगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन पहले खुद से कर रहा हूं। अगर मैं इसको रो वाइज देखूं तो रो 1, रो 2, रो 3 तीनों के पहले एलिमेंट है एबीसी। रो 2 को अगर देखोगे तो पहले एलिमेंट है बीसीए। रो 3 के अलोंग देखोगे तो पहले एलिमेंट है सीएबी, राइट। एक जगह ए कॉमा बी कॉमा सी है, एक जगह बी कॉमा सी कॉमा ए है, और एक जगह सी कॉमा ए कॉमा बी है ना। सब में जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है वो ये है कि अगर हम इनको ऐड करते हैं
ऐड करते हो तो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है तीनों ही केसेस में। अब जब आपको इस तरीके के सेम चीज बनते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि पहले वैसा कुछ डेवलप करें। तो यहाँ पे जब इसकी डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, मान लो कि ये है दिस इज इक्वल टू डेल, ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या लग रहा है, रो 1 चेंजेस टू, मान लीजिए रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो हम जब किसी भी रो में किसी दूसरे रो के मल्टीपल्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता ना। तो यहाँ पे बी सी ए रहेगा, यहाँ पे सी ए बी रहेगा, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर से a प्लस बी प्लस सी, फिर से a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब आपको दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो रो 1 के तीनों एलिमेंट्स में सेम है। तो अगर हम उसे कॉमन ले लें, अगर हम उसको कॉमन ले लें, तो a प्लस बी प्लस सी तो कहने के लिए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ऊपर आगे क्या बचेगा फिर 1 1 1। यहाँ पे हुआ b c a, यहाँ पे हुआ c a b। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम रो 1। कोई दिक्कत किसी को? बताया था कि अगर हम कुछ कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो उसे डिटर्मिनेंट पे अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस a प्लस बी प्लस सी को अंदर ले जाओगे तो ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होने वाला है। तो मान लो आप इसको अंदर ले जाते हो और रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको ग्रीन कलर वाला मैट्रिक्स ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं रहने वाला। ठीक है ना, अब हमको इसको कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास और कोई लगाने का दिख रहा है क्या? अगर आप देखोगे तो अब अगर हम ऐड करते हैं रो 2 और रो 3 को, तो एक जगह b प्लस सी बनेगा, एक जगह c प्लस ए बनेगा, एक जगह a प्लस बी बनेगा। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कॉमन नहीं बन रहा। तो दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जीरोस बने। हमारी अगली कोशिश क्या होगी, मैक्सिमम जीरोस बनाने का। तो जैसे कि इधर अगर देखोगे तो जो C2 है, C2 को चेंज करते हैं हम लोग C2 माइनस C1, C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C1। ऐसा क्यों करना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि C2 का पहला एलिमेंट भी 1 है और C1 का पहला एलिमेंट भी 1 है, तो 1 माइनस 1 वहां पे 0 आ जाएगा। और सेम चीज मैं C3 में भी करूंगा, सेम चीज मैं C3 में भी करूंगा। जब मेरे को और कोई प्रॉपर्टी यूज करते हुए नहीं दिख रहा होता है, लेकिन मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो मेरी कोशिश होती है कि ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा कोई एक रो या कोई एक कॉलम में जीरोस लेकर आए, ताकि फिर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। आपको भी पता है कि जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा और अगर मेरे को सबसे ज्यादा जीरोस कोई एक रो या किसी कॉलम में दिख रहा है, तो मेरे लिए फायदा क्या रहने वाला है, मेरे लिए फायदा होगा कि मैं उस रो या उस कॉलम के अलोंग ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू को करूंगा कैलकुलेट। तो अब अगर हम यहाँ पे इस चीज को अपनाएं, तो सबसे पहले तो यार मेरा C1 सेम रहेगा, क्योंकि मैंने चेंज किस में किया है, C2 और C3 में किया है। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे ये C माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे ये A माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, ये A माइनस बी हो जाएगा, और ये B माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये B माइनस सी हो जाएगा। थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, यहाँ पे C माइनस बी दिख रहा है, C माइनस बी एंड यहाँ पे A माइनस सी। ठीक है, सो अब यहां अगर हम अब इसको करते हैं एक्सपैंड, एक्सपेंडिंग, अच्छा a प्लस बी प्लस सी तो अभी भी है बाहर मल्टीप्लाइड। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं रो 1 के अलोंग, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, क्योंकि अब रो 1 में मेरे को सबसे ज्यादा जीरोस देखने को मिल रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी तो वैसे ही बाहर कॉमन रहेगा। अब यहां देखोगे तो 1 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी।
ठीक है। उसके बाद तो फिर प्लस जीरो, क्योंकि वो जीरो है तो फिर कोई माइनर देखने का मतलब बनता ही नहीं है। अब अगर हम अंदर वाले ब्रैकेट में को कैलकुलेट करना शुरू करें, तो यहाँ पे क्लियरली बन रहा है BC बनेगा पहले, फिर माइनस C² बनेगा, फिर माइनस B² बनेगा, प्लस BC बनेगा। फिर यहाँ भी कैलकुलेट करोगे तो माइनस A² माइनस A इंटू माइनस B बन गया आपका प्लस AB, प्लस C इंटू A प्लस AC, एंड 3 माइनस है तो माइनस BC। तो फाइनली अगर हम इसमें देखें तो ये इसके साथ कट गया, एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ A प्लस B प्लस C होल इंटू माइनस A² माइनस B² माइनस C² प्लस AB प्लस BC प्लस CA। जीरो कैसे आया आप लोगों का? कुछ लोगों ने जीरो लिखा है चैट में सर। हाँ, डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन ऐसे किए ना सर, वो प्रॉपर्टी नहीं लगाया, मतलब कि इसको रो 1 के काउंट कर दिए, पहले ही जो था ना ओरिजिनल अच्छा 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 वो आ गया, जीरो आया सर। तो मोस्ट प्रोबेबली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और किन किन लोगों ने लिखा था? दीप, क्या आपने भी इसको सीधा एक्सपेंशन किया है? हाँ दीप, सबको एक काम करो, तो एक बार नॉर्मल एक्सपेंशन परफॉर्म करो। कॉमन निकाले तो 3 इसका पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना। एक मिनट, दोबारा बोलिए निधि, क्या कह रही हो? A प्लस B प्लस C कॉमन निकालना है, हाँ, एकदम आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। सर A प्लस B प्लस C कॉमन निकाले हैं, हाँ, तो फिर बाद में कुछ करेंगे ना, जैसे रॉ में से कोई मल्टीपल कॉमन निकालते हैं तो बाद में उसका पावर 3 टाइम्स, क्योंकि ऑर्डर 3। तो नहीं, लेकिन निधि वो तब होता है जब हम हर एलिमेंट से हर रो से निकाल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ग्रीन कलर की पहली मैट्रिक्स है उसमें A प्लस B प्लस C जो है वो सेम एलिमेंट पहले रो के तीनों जगह पे है। तो वो कहने के लिए हम रो 1 से कॉमन निकालें, और जब हम किसी एक रो से कॉमन निकालते तो 1 आएगा, या किसी एक कॉलम के अलोंग निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये समझ गए। हाँ अंजन, मेरे को लग रहा है कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई भी कर दूं ना, तो मुझे ये जीरो होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे A³ B³ C³ वाले टर्म्स दिख रहे हैं जो और कहीं पे प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है सर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इक्वल टू 3AB। नहीं, वो 3ABC तब होता है जब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 हो। वो तब होता है जब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ। तो गाइज देखो, यहाँ पे क्या है ना कि मैंने बेसिकली क्या चीज ऑब्जर्व किया कि अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो एक साइक्लिसिटी चल रही थी, मतलब एक तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में
एलिमेंट्स को लिखा गया था, ठीक है, ABC करके लिखा गया था। तो मैंने बस क्या देखा कि चलो भाई इसको एक काम करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। ये कुछ पैटर्न्स आपको ऑब्जर्व करना होगा, जैसे चलो और ये क्वेश्चंस कर करके आप सीखोगे। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक से ऑब्जर्व करो। ऊपर B+C है तो नीचे C दिख रहा है, यहाँ B दिख रहा है। ये बीच में C+A है तो ऊपर C है, नीचे A है। यहाँ A+B है तो इधर A है, इधर B है। तो ट्राई कीजिए कि कैसे सॉल्व करोगे। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। आप अपना एनसीईआरटी को साइड में खोल लो, उसमें जो 6 प्रॉपर्टीज है उसको देखो, और थोड़ा सा कह सकते हो कि हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तब जाकर काम बनेगा यार। और जब कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती है ना, तो हम क्या करते हैं, फिर हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम जीरोस लाने का। फिर आपका टारगेट होगा पहले किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग मैक्सिमम जीरोस लाए और फिर उसको सॉल्व करें। जैसे हिट एंड ट्रायल करो, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड हो, इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कम से कम ये दिख रहा है ना कि ऊपर B+C है, नीचे C है, उसके नीचे B है। तो एकदम स्टार्टिंग में सबसे पहले सबको ये दिखना चाहिए कि चलो फिर रो 1 को हम क्या कर सकते हैं, रो 1 को हम लोग रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 कर सकते हैं। रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3 कर सकते हैं। वेरी गुड राघवेंद्र। तो इसके कारण अगर हम अब वैल्यू पे आए तो दिस इज C, दिस इज C+A, यहाँ पे A रहेगा। पहले हम रो 2 और रो 3 को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, और अब आप देखोगे तो B+C माइनस C माइनस B, तो ये तो 0 हो गया। फिर C माइनस C माइनस A माइनस A, तो ये -2A हो जाएगा। फिर B माइनस A माइनस A माइनस B, तो B कैंसिल हो गया, -2A यहाँ भी बचा। तो जब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई तो एक जगह पे 0 आ गया, एक जगह पे 0 आ गया, और साथ ही साथ उस रो के बाकी दो एलिमेंट्स मुझे क्या दिख रहे हैं, उस रो के बाकी दो एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं -2A। तो अब मुझे अंदर से अंतरात्मा क्या बोलनी चाहिए, ये -2A को कॉमन ले लो, इस -2A को कॉमन ले लो, राइट। तो टेकिंग -2A कॉमन फ्रॉम रो 1, जब हम रो 1 से कॉमन लेंगे तो क्या होगा गाइस, -2A बाहर लिखाएगा। पहले रो 2 और रो 3 को जल्दी से लिखिए। और इसमें से कॉमन लोगे तो 0 ही रहने वाला है, लेकिन ये 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। अब और कोई प्रॉपर्टी लगते हुए नहीं दिख रही है, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी लगते हुए नहीं दिख रही है, तो अगला काम हमको क्या करना चाहिए, हम यहाँ से
मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मैं देखूं तो कॉलम 2 और कॉलम 3 का पहला पहला एलिमेंट है 1, तो मान लीजिए मैंने वहां पे क्या किया, मैंने कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं क्या, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। उससे क्या रहेगा कि मेरा सबसे पहले कॉलम 1 तो वैसे ही लिखना है 0 सी बी, कॉलम 3 को भी वैसे ही लिखना है 1 ए प्लस बी, एंड कॉलम 2 में अब हम माइनस करेंगे, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 होगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे सी प्लस ए माइनस ए सी रहेगा, और यहाँ ए प्लस बी माइनस ए माइनस सॉरी ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये दिख रहा है कि मेरा जो रो 1 है उसके 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो अब मैं रो 1 के अलोंग इसको एक्सपैंड करूंगा, रो 1 के अलोंग इसको करूंगा एक्सपैंड, तो एक्सपैंडिंग अच्छा -2a लिखना भूल गया था यहाँ पे, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि -2a तो पहले से ही था, यहाँ पे एक तो 0 रहेगा, फिर से वो 0 ही रहेगा, फिर आएगा 1 वाला, तो 1 के लिए अगर हम माइनर की बात करें तो सी माइनस बी सी एंड अगेन अ माइनस बी सी। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर -2bc बन रहा है, आगे -2a है, तो -2a बाहर है एंड -2bc अंदर बन रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4abc। तो क्या क्या था मेरा टारगेट, पहले तो मैंने सिंपली देखा कि यार b प्लस सी जो है नीचे b उसके नीचे c है, तो माइनस करके 0 ही बना दिया। 0 बनाने के साथ साथ मुझे दिखा कि -2a कॉमन आ रहा है पूरे रो में, तो जब भी पूरा रो में कॉमन दिख रहा है प्रॉपर्टी लगना ही है, तो -2a को बाहर निकाले, जिसके कारण अब आ रहा है 1। फिर अगर आप और कोई प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करोगे आपको दिखेगा कि प्रॉपर्टी तो लग जाएगा लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा क्या, या तो 0 हो या कुछ कॉमन दिखे, या तो जीरोस बने या फिर कुछ कॉमन दिखे, ताकि हमारा डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन आसान हो। तो इसीलिए फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, -2 कॉमन लेने के बाद C2 में चेंज किया है, C2 माइनस C3, क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 ग्रीन कलर में देखिए, कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों एलिमेंट्स मेरे को 1 1 दिख रहे थे। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स 1 1 दिख रहे थे। आनंद कुमार अगर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो मैक्सिमम केसेस में 0 ही लाना होता है कहीं ना कहीं आफ्टर यूजिंग। देखो व्हाई आर वी यूजिंग प्रॉपर्टी, सो दैट हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। बोर्ड्स में क्या होता है कि बोर्ड्स में आपको वो सीधा बोलता है कि कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, या कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, उसके लिए अलग कुछ चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, वो अगली क्लास में बताऊंगा, आज थोड़ा सा ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। पहले तो हमारी कोशिश होती है प्रॉपर्टीज लगाने का, प्रॉपर्टीज नहीं लगता है फिर हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम जीरोस करने का, क्योंकि जब हम जीरोस भी बना रहे होते हैं ना तो हम प्रॉपर्टी ही लगा रहे हैं। जैसे अभी आप अब देखोगे ग्रीन कलर से जो रेड कलर पे आए हम, वहां पे भी हमने प्रॉपर्टी ही लगाया है, प्रॉपर्टी को लगाने के बाद लास्ट में एक्सपेंशन किया है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ट्राई करो। आई विल गिव यू 3 मिनट का टाइम देता हूँ।
डन, गुड। तो अगेन इफ आई गो फॉर द सेम सिनेरियो, मुझे क्या दिख रहा है गाइस, अगर आप यहाँ पे रो कॉलम 1 के अलोंग देखो b प्लस सी, सी प्लस ए, प्लस बी, एकदम साइक्लिक ऑर्डर में चीजें चल रही है ना, तो अगर हम वहां पे ऐड करते हैं, सिंपल वहां पे ऐड करोगे तो b 2 बार ऐड हो रहा है, c 2 बार ऐड हो रहा है, a 2 बार ऐड हो रहा है, सेम यहाँ पे भी वही चीज चल रही है और यहाँ पे सब एक एक बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है। तो जिसके कारण मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इधर आने वाला है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आने वाला है, और यहाँ पे सिंपल a प्लस बी प्लस सी आने वाला है। नीचे की बात करें तो बाकी हम वैसे ही लिखेंगे, c प्लस ए, बी प्लस सी, बी। यहाँ पे बात करोगे a प्लस बी, सी प्लस ए एंड सी। तो अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये करने के बाद ऊपर में a प्लस बी प्लस सी सेम आ गया, a प्लस बी प्लस सी सेम है पूरे रो में। तो अब हम अगला चीज क्या करेंगे, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन, अगर मैं इस पूरे को कॉमन ले लेता हूं, कहां से, रो 1 से, फ्रॉम रो 1, तो अब मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी पहले लिखेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट लगाओगे, ऊपर बचेगा 1 1 1। नीचे की बात करें तो यहाँ पे आया c प्लस ए, बी प्लस सी, बी। इधर बात करेंगे a प्लस बी, सी प्लस ए, सी। अब आपको क्या दिख रहा है, और कोई पैटर्न दिख रहा है, और कोई पैटर्न दिख रहा है, देखिए क्या करते हैं अगला स्टेप। अगर और कुछ प्रॉपर्टी लग के कोई फायदा नहीं दिख रहा है तो फिर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको मैक्सिमम को 1 बना दें, ठीक है। अगली कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम को हम फिर 1 बना दें ना, ताकि मेरा थोड़ा सा तो काम आसान हो जाए। तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा, C2 changes to let's say C2 minus C1 and similarly C3 changes to C3 minus C1। सर हाँ बोलो आना। कॉलम 1 और फर्स्ट रो में 2 ना होगा, और फर्स्ट रो और हाँ कॉलम हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम इसको 0 बनाते हैं, column 1 changes to column 1 minus 2 times of column 3 and similarly column 2 changes to column 2 minus 2 times of column 3, ठीक है। अब इसको हम करते कैलकुलेट, यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखें तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन था, और फिर यहाँ पे 0 बना दिया हम लोग। पहले कॉलम 3 को लिख लेते हैं, 1 बी सी, इसको ऐसे लिख लिया है। फिर इसकी बात करें तो कॉलम 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 करें तो c प्लस ए, ये हो जाएगा आपका c प्लस ए माइनस 2b, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2c, यहाँ पे भी ये 0 बन गया, b प्लस सी माइनस 2b, तो ये हो जाएगा मेरा c माइनस b। फिर c प्लस ए माइनस 2c, तो ये हो जाएगा मेरा a माइनस c, ठीक है। और फिर आप इसको एक्सपैंड कर दोगे, expanding along रो 1। तो अब आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा a प्लस बी प्लस सी होल इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 के साथ आएगा मेरा c प्लस ए माइनस 2b इंटू ए माइनस सी माइनस a प्लस बी माइनस 2c इंटू सी माइनस बी। इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा, यहाँ पे फाइनली हमको ये आंसर फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी लगाए थे, ऐड किया तो एक पैटर्न दिख गया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। अब हमारे को और कोई प्रॉपर्टी लगा के फायदा नहीं दिख रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना जीरोस बनाते,
जीरोस बनाया और किया, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। कोशिश करो गाइस, देखो क्या क्या कर रहे हो, पैटर्न निकालो, कुछ साइक्लिक ऑर्डर में कुछ चल रहा है उसको फॉलो करो, तब जाके काम बनेगा। चलिए, क्लियरली क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया आप सब कोई? यस, सबसे पहला चीज आप आई थिंक सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते हैं तो ये माइनस बी प्लस 2b, तो प्लस बी, ठीक, प्लस सी। यहाँ पे लेट्स से इसको परफॉर्म करते हैं, तो ये तो 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। ऊपर की बात करें तो ऐड करेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी रहेगा, इधर ऐड करोगे तो अगेन a प्लस बी प्लस सी रहेगा, इधर ऐड करोगे तो अगेन a प्लस बी प्लस सी रहेगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी जब कॉमन दिख गया तो क्या करना चाहिए, उससे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसको कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मेरा कॉमन आ जाएगा, ये 1 1 1, फिर यहाँ पे ये 2b 2c, यहाँ पे ये b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे ये 2c, यहाँ पे ये 2b, यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। फिर हमको दिख रहा है कि और कोई प्रॉपर्टी लगा के फायदा होगा, कुछ कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो देन द आइडियल थिंग शुड बी व्हाट, कि c2 माइनस c1 कर ले, c2 चेंजेस टू लेट्स से c2 माइनस c1 एंड c3 चेंजेस टू c3 माइनस c1। यहाँ पे अगर देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हमने ले लिया कॉमन,
और कॉलम 1 को ऐसे ही लिख देते हैं 1 2b 2c, इसको 0 बनाया, इसको 0 बनाया। अब b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b हो गया, तो ये कहने के लिए माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। यहाँ पे ये भी 0 बन गया, यहाँ पे ये 0 बन गया, यहाँ पे c माइनस ए, ओके दिस इज ऑल्सो माइनस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर हम कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं, तो हमको बहुत सिंपल तरीके से a प्लस बी प्लस सी तो बाहर कॉमन है, और यहाँ पे 1 इंटू दिस, मतलब ये अगर हम देखें डायगोनल के अलोंग तो ये रहेगा। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अल्टीमेटली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज अल्टीमेटली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पूछा क्या गया था, a प्लस बी का सी का होल क्यूब बताया था, तो स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो वी आर डन नाउ, ओके। मैंने जानबूझ के ये 3 क्वेश्चन ऐसे रखे थे जहां पे सिंपल एडिशन करके एक सेम चीज दिख रही है, फिर 1 1 1 बन रहा था और कुछ नहीं लग रहा था, तो हमने जीरोस किया, ताकि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप अभी एनसीईआरटी भी सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टाइप के ऊपर दिखेंगे। बट अगेन दिस इज नॉट द ओनली टाइप, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब सुनो, मैंने होमवर्क रखा आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, और इसके अलावा आपको फिर वो भी सॉल्व करना है, प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 प्लस आरडी शर्मा के क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज वाले, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है। अच्छा खासा काम है, मतलब दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। और जो अगली क्लास होगी, एकदम ध्यान में रख लेना, प्रॉपर्टीज के ऊपर रहेगा और जेई के क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे तभी होंगे जब ये सारा काम आप निपटाओगे। ये 8 क्वेश्चन होमवर्क जो इधर है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और यहाँ सेम मिल सकते हैं, प्लस आरडी शर्मा, इस पूरे को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। You will have a good 40-45 questions. इनफैक्ट आरडी शर्मा को मिला लोगे तो 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छे खासे, तो ये आपको सब सॉल्व करना है। ठीक है आदर्श, बट दैट विल बी एट द एंड, नॉट एट द स्टार्ट। ओके, तो इसी के साथ गाइस आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। ओके, प्रैक्टिस करो, सिंपल सा सजेशन है, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना। पहले एनसीईआरटी ने सारी प्रॉपर्टीज को फिर से लिखा है, और सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर एक एक एग्जांपल दिया है, एक बार उसको भी अच्छे से रीड करो, फिर उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करो खुद से, एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व करो, फिर वो सॉल्यूशन देखो, उसके बाद एक्सरसाइज पे आना अगर आप इस पे अच्छा महारत हासिल करना चाहते हो तो। एंड जैसे कि मैंने बोला, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। 4 नंबर का क्वेश्चन सीधा साधा आता है, पहले 5 नंबर वाला भी इसी से आता था, तो इसीलिए इसको कोई चांस नहीं कि आप छोड़ोगे, ठीक है। चलो फिर यहीं पे मैं एंड करता हूँ, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।